स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड इस ग्रुप को कहते हैं, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला ग्रुप रहेगा उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कह देंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे पहले भी बताया मैंने कई टॉपिक्स में कि फिजिकल प्रॉपर्टी में हम ज़्यादा कुछ नहीं देखते, एक फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें जो होती हैं डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूलर वेट पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूलर वेट पे। तो जैसे फिजिकल स्टेट में हमने पहले लिखा है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, तो जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? जो इनके लोअर कंपाउंड होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ठीक है, जिनकी अलग सी स्मेल होती है। और जो हायर एसिड होते हैं वो वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। ठीक, और नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं, ये ध्यान रखना, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील। अवाष्पशील कहने का अर्थ क्या है कि अगर जो हम उन्हें रूम टेम्परेचर पे रखें, जैसे पेट्रोल भाप बन जाता है तो हम उसे बोल देंगे कि ये वाष्पशील है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को बाहर रखेंगे तो वो आसान से भाप नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। अगला, इनकी गंध कैसे होती है? तो आपने सिरके की गंध सुनी होगी ना। जैसे सिरके की गंध होती है वैसे ही लगभग सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की गंध होती है। तो ये तो थी इसकी फिजिकल स्टेट। जैसे मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करते हैं, प्रोपोर्शनल होती है ये फिजिकल स्टेट मॉलिक्यूलर वेट के, मतलब प्रोपोर्शनल ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता रहेगा ना ये सॉलिड की तरफ कन्वर्ट होते रहेंगे। अगला आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक तो जैसे मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है, वो तो अलग चीज़ हो गई। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विद वाटर। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें ये OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। अब जैसे ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, पानी में घुलना शुरू हो जाएगा। मतलब जो कंपाउंड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है। ठीक, एक रूल आता है सॉल्युबिलिटी रूल, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। डिजॉल्व्स लाइक, समान समान को घुलता है। तो जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसे होंगी वो आपस में मिल जाएंगे। तो जैसे इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे OH है, H पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो ये पोलर नेचर के हो गए दोनों, क्योंकि ये पोलर नेचर के हैं इसलिए ये दोनों आपस में घुल जाएंगे। दूसरा जो हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी घुल जाएगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी घुल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। और जनरली जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात करते हैं तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इनकी सॉल्युबिलिटी को समझा सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट आता है इसमें बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक, अब मॉलिक्यूलर वेट
इसका बॉइलिंग पॉइंट का हम कंपैरिजन थोड़ा देख लेते हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है उनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। अब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? एसोसिएट मतलब जुड़ना। यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड इस टाइप से है, इससे मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका दूसरा मॉलिक्यूल यदि आ जाता है इसके सामने, ठीक है, मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ये बना दिया, ठीक। तो ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या इस हाइड्रोजन से अट्रैक्ट होगा, ये यहाँ से अट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक डाइमर फॉर्म कर दिया है, दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं। इस एसोसिएशन के कारण होता क्या है कि जैसे मैं एसिटिक एसिड की बात करूँ, मैं ये एसिटिक एसिड हो गया, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, HOC डबल बॉन्ड O। यहाँ पे एसिटिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है 60, इसका भी है 60। अब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में सॉल्यूशन फेज में है या लिक्विड फेज में, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इनका टोटल मॉलिक्यूलर वेट हो गया कितना? 120, ठीक है। तो क्योंकि ये एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट अपने आप ही बढ़ जाता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक है, हायर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो दो रीज़न हो गए, एक तो पानी के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और दूसरा एसोसिएटेड मॉलिक्यूल के रूप में ये रहते हैं, ठीक है। और दोनों में क्या होता है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाते हैं, ठीक है। और जब हम एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इससे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल दिखाते हैं। और जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर जो हम एसिटिक एसिड का हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो वो तो 60 है, पर जब हम सॉल्यूशन फेज में इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे ना तो वो 120 आएगा, ठीक है। तो 120 जब मॉलिक्यूलर वेट दिखा रहा है तो इस मॉलिक्यूलर वेट को, क्योंकि अपने नॉर्मल एटॉमिक वेट से ये अलग एटॉमिक वेट दिखा रहा है, तो इसे बोलते हैं एबनॉर्मल एटॉमिक वेट, सॉरी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये 120 इसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ठीक। तो ये कहानी थी किसकी? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अगला आता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आज हम देखेंगे इसका एसिडिक नेचर, ठीक है, कि किस टाइप से एसिडिक नेचर शो करता है, कैसे हम इसकी एसिडिटी को कंपेयर करते हैं और कैसे ये इफ़ेक्ट होती है। तो एसिडिटी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। और तीसरी वाली रिएक्शन है, ये एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेस हो गया, तो ये भी क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है।
ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन इसके एसिडिक नेचर को दिखाती हैं, क्योंकि एसिड के बारे में पता है हमें, जो एसिड होते हैं वो मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, पहली बात। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, तो इसने सॉल्ट बनाया है। और तीसरा वाला, एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आवाज़ के साथ बाहर आती है। ठीक है, इवॉल्व विद साउंड। साउंड कैसी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे तुमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली होगी तो उससे आवाज़ आती है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की आवाज़ है। ठीक है, तो ये वाला जो रिएक्शन है लास्ट वाली, ये टेस्ट में यूज़ होती है, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, मतलब ये वाला ग्रुप, वहाँ पे ये रिएक्शन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो इन सारी रिएक्शन से ये पता चलता है कि जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो क्या है, हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है। इसका एसिडिक नेचर आता है किसके रीज़न से, यहाँ पे से देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड OH। चलो इसे आगे देखते हैं, यहीं पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, इसके बारे में हमें पता है कि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, अगर जो इसने इलेक्ट्रॉन खींच दे तो ये लोन पेयर यहाँ जाएगा। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर क्या गया इसका, यहाँ पे रेजोनेंस हो गया ना, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, माइनस चार्ज यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गया, माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड O और H। तो जब यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होना शुरू हो रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले गए, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो पूरे बॉन्ड में असर पड़ रहा है इस वाले हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो इस वाले हाइड्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इसका बॉन्ड हो जाता है वीक। ठीक है, इस रेजोनेंस के कारण ये वाला बॉन्ड हो जाता है वीक, और जब ये बॉन्ड वीक हो जाता है तो ये कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाता है, H+। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि जहाँ से H+ आसानी से मिल जाए वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो यहाँ पे क्योंकि जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो रेजोनेंस दिखा रहा है ना यहाँ पे, तो जैसे ये रेजोनेंस दिखाएगा तो सीधा असर किस बॉन्ड पे पड़ रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। इसीलिए यहाँ हेडिंग डाले कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, तो OH बॉन्ड यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है और हाइड्रोजन बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, और इसी हाइड्रोजन के कारण इसकी क्या आती है, एसिडिटी आती है। ठीक है, तो एसिडिटी समझ गए हम कि किसके कारण आ रही है, हाइड्रोजन, इस एसिडिक हाइड्रोजन के कारण, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है और यहाँ पे एक रेजोनेंस प्राप्त हो रहा है। इसे हम आगे भी फिर से देख लेंगे। और ये तीनों जो रिएक्शन है वो इसके एसिडिक नेचर को डिफाइन कर रही हैं। ठीक हो गया, अब आगे बात करते हैं इसकी। अब आगे बात करते हैं इसकी। इन एक्वस सॉल्यूशन कार्बोक्सिलिक एसिड आयनाइज एंड एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट आयन एंड द हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्सीजन की तरफ क्या जाएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ ये लोन पेयर जाएगा और यहाँ से शिफ्ट होने शुरू होंगे तो हाइड्रोजन आयन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जैसे हम इसको सॉल्यूशन फेज में डालेंगे
पानी में डाला, तो एसिड किसे बोलते हैं, जो अपने सॉल्यूशन में H+ आयन दे देता है। तो जैसे ही H2O मिला, इसने बना दिया हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन के साथ बना एक कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होता है कि यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। जब यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पे बनाता है। तो इस रेजोनेंस हाइब्रिड में हो क्या रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ है, ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पे यहाँ जा रहा है, फिर ये, तो जो टोटल नेगेटिव चार्ज इसमें, माना हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें अगर जो एक नेगेटिव चार्ज रहना था, तो इस इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकलाइजेशन के कारण ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे बराबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसे आगे अभी देख लेंगे। तो इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस को बोलते हैं डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकलाइजेशन के कारण जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है दोनों ऑक्सीजन पे, ठीक है, और ये हो जाता है स्टेबल। अब जैसे सीधे सीधी बात है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा तो कोई एक पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पे आसानी से जुड़ सकता है, पर यदि यही नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए 1/2 और 1/2 यहाँ हो जाए, तब क्या होगा, जो सोडियम आसानी से यहाँ जुड़ रहा था या ये हाइड्रोजन यहाँ आसानी से जुड़ रहा था, वो आसानी से इस ऑक्सीजन पे नहीं जुड़ पाएगा और ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी के कारण इसका एसिडिक नेचर आता है, ठीक है। जैसे हमने किस में पढ़ा था, फिनॉल वाले में पढ़ा था कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, फिनॉल से, इसलिए वो हाइड्रोजन छोड़ देता है, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। अगर जो हम इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले, तो इस टाइप से आ जाता है, और इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जितना ज़्यादा के का मान होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी। तो कई बार के की वैल्यूज़ दे देता है वो, और हमें बोलता है कि एसिडिक नेचर बताओ क्या, ठीक है। और दूसरा PKA मतलब पावर ऑफ के बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो PK निकालते हैं किससे, जैसे pH वैल्यू निकालते हैं ना, वैसे ही है PK = -log K। PK की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, PK की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें कॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और कंपैरिजन हम इसमें अभी देख लेंगे। तो देखिए कैसे होता है, जैसे अभी हमने देख दिया कि जो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं आगे लिख देता हूँ COOH, ठीक है। ये आयनाइज होता है किस फॉर्म में, कार्बोक्सिलेट आयन प्लस H+ में। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन हो गया। अब ये जो H+ होता है ये H2O से रिएक्ट करता है, क्योंकि ये अपने आप ही तो आयनाइज होने वाला नहीं है, ये H2O में आयनाइज होगा तो H3O+ मिलेगा, तो हमें इससे मतलब नहीं है। एसिड ये हाइड्रोजन कब छोड़ेगा,
जब हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल होगा ना, तब जाके H+ आयन को छोड़ेगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि स्टेबिलिटी कार्बोक्सिलेट आयन की क्या होती है। तो इसकी स्टेबिलिटी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप से बनते हैं, लोन पेयर इस तरफ शिफ्ट। रिजोनेंस के बारे में पढ़ना है तो 11th की किताब एक बार खोल के देख लेना। तो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स जब कंजुगेशन में होते हैं, या ऐसा समझो कि एक अंतरक्रम में होता है ना, एक छोड़ के, तो तब जाके हमारे पास रिजोनेंस होता है। तो ये रिजोनेंस होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, O- हो गया, डबल बॉन्ड ये क्रिएट हो गया। तो इसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड है वो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ भी चले गया और यहाँ भी चले गया, दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इसके कारण जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्टेबल होता है। और चीज़ें +I इफ़ेक्ट अगर कहीं बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर घटेगा। ठीक है, इसके बारे में आगे देख लेना। GOC में I इफ़ेक्ट बता रखा है। -I इफ़ेक्ट यदि बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि -I ग्रुप कौन से होते हैं, +I ग्रुप कौन से होते हैं। लास्ट एक कंपेयर करके मैं बताता हूँ। CF2CCOOH, FCCOOH, सॉरी CH आ गया, ये CH2 आ गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3COOH। इन तीनों में अगर जो मुझे कंपेयर करना हो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो देखो फ्लोरीन है। फ्लोरीन -I ग्रुप होता है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। जैसे हमने बोला -I इफेक्ट बढ़ने के साथ एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, तो इसका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे 1 फ्लोरीन है फिर इसका, और यहाँ पे कोई भी -I ग्रुप नहीं है, तो सबसे कम एसिटिक एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, बाकी आगे इनके एग्जाम्पल देख लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।